90,000 पुलिस वाले, 2 करोड़ की आबादी और देश के जितने भी ताकतवर लोग हैं उन लोगों के मकान हैं इस शहर में। और इस शहर का नाम है दिल्ली। देश की राजधानी है जहां से ये देश, भारत देश, दुनिया भर में पहचाना जाता है और वहीं से हम दुनिया को पहचानते हैं। और इसी 2 करोड़ की आबादी वाले शहर में, देश की राजधानी में, रात की 2 बजे एक 27 साल का लड़का अपने घर से निकलता है। पीठ पर उसके बैग टंगा हुआ है। बिना किसी खौफ के वो अपने घर से शहर के बीच में होता हुआ कभी जंगल की तरफ, तो कभी शहर के दूसरी तरफ, तो कभी कहीं और सुनसान जगह वो जाता है और कभी कहीं चला जाता है। अपने बैग से एक पॉलीथीन की थैली निकालता है। उस पॉलीथीन की थैली को वो हवा में उछाल के फेंक देता है। वापस घर आता है और आराम से सो जाता है। अगले दिन फिर वो लड़का उठता है, नौकरी पर जाता है, रोज़मर्रा के काम करता है और फिर वही रात की 2 बजे वही अपना बैग उठाता है, उसमें पॉलीथीन की थैली में लिपटी हुआ कुछ चीज़ डालता है, घर से निकलता है, नए इलाके में सुनसान जगह जाता है, पॉलीथीन की थैली को फिर बैग से निकालता है, हवा में उछालता है, फेंकता है और वापस घर आता है, सो जाता है। तीसरे दिन, चौथे दिन यही क्रम लगातार चलता रहता है। और इस बीच जिस घर में वो रहता है उसी घर में एक बड़ा फ्रिज है, डबल डोर का। उसमें से वो लड़का पानी भी निकालता है, पीता है, ज़ोमैटो से खाना ऑर्डर करता है, वो भी आराम से खाता है। बचा हुआ खाना उस फ्रीज में रखता है बाद में खाने के लिए। उसी फ्रीज से वो दूध निकालता है, चाय बनाता है, चाय कॉफ़ी बनाता है, पीता है। खाने की बाकी की चीज़ें भी उसी फ्रिज के अंदर रखी हुई है, वो भी खाता है। और उसी फ्रिज में कुछ और भी सामान रखा हुआ है जो वो हर रात निकाल कर पॉलीथीन में लपेट कर फेंकने के लिए दिल्ली की सड़कों पर निकल जाता है। ये सिलसिला लगातार 18 दिनों तक चलता है। 18 दिनों तक एक लड़का रात की 2 बजे अपने घर से निकलता है। 2 से 3 बजे के बीच अपने घर से दूर वो आसपास के जंगलों में जाता है, चीज़ें फेंकता है, आ जाता है। उसको ना पुलिस रोकती है, ना कोई पीसीआर वैन मिलती है और इन 18 दिनों तक वो बेखौफ अपने इस काम को अंजाम देता है। ये हाल है देश की राजधानी दिल्ली का। अब उस बैग में क्या है, वो रोज रात को क्या फेंकता है, वो लड़का कौन है, इसी कहानी के बारे में हम बात करेंगे। और यही कहानी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये कहानी झकझोर देने वाली है। कहानी खत्म दिल्ली में हुई, लेकिन शुरू ये मुंबई में होती है। और मुंबई से भी पहले ये महाराष्ट्र के पालघर में होती है। महाराष्ट्र के पालघर में एक परिवार रहा करता है जिसका मुखिया का नाम है विकास वॉलकर। विकास जो कि इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं। इनके घर में पत्नी है, एक बेटी है जिसका नाम श्रद्धा है और एक बेटा है। 2018 में श्रद्धा पालघर छोड़कर मुंबई आ जाती है अपने कुछ सपने लेकर। अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो मुंबई आती है, नौकरी करती है। इधर जो पालघर में श्रद्धा का पिता है वो अपनी बीवी सुमन और बेटा उनसे अलग रहता है। बेटी भी अपने भाई और माँ के साथ में रहती है। 2018 में बेटी श्रद्धा मुंबई आती है और अपने दोस्तों की मदद से श्रद्धा मलाड के एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करती है। उसको नौकरी मिल जाती है। श्रद्धा यहीं कॉल सेंटर में काम करती है और वहीं मलाड में मकान किराए पर लेकर रहने लग जाती है। इसी कॉल सेंटर में एक लड़का काम करता है, नाम है आफ्ताब
पूनावाला। पूरा नाम है आफ्ताब अमीन पूनावाला। उम्र करीब 30 साल है। आफ्ताब और श्रद्धा एक ही जगह काम कर रहे हैं। दोनों में बातचीत होती है, फिर धीरे धीरे अच्छी दोस्ती होती है और दोनों में प्यार हो जाता है। श्रद्धा के माँ बाप पालघर में हैं। इसी बीच श्रद्धा पालघर में जाती है और अपनी माँ को बताती है कि एक लड़का है जिसका नाम आफ्ताब है, वो उससे प्यार करती है और उसी के साथ लिव इन में वो मलाड में मुंबई में रह रही है। उसी के साथ वो शादी करेगी। माँ ने उसको समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, वो अलग धर्म का है और अलग धर्म को हमारे समाज में इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा विरोध होगा। ये बात श्रद्धा के पिता के पास भी पहुंचती है। वो भी अपनी बेटी को समझाते हैं, लेकिन बेटी नहीं मानती। उनसे झगड़ा करके अपना सामान लेके यह कहकर घर से निकल जाती है कि अब तुम्हारी बेटी कोई बेटी नहीं है। 2019 की शुरुआत की ये बात है। वो वापस श्रद्धा मुंबई आ जाती है और आफ्ताब से लिव इन में रहने लग जाती है। घर से गुस्सा होती है तो न तो कोई कॉल पे बातचीत होती है, लेकिन आखिर माँ तो माँ होती है। माँ ने अपनी बेटी श्रद्धा को कॉल किया। श्रद्धा बात करती है और माँ उसको मनाती है, उससे पूछती है कि क्या अब भी वो आफ्ताब के साथ में रह रही है। तो श्रद्धा बताती है कि हाँ, मैं आफ्ताब के साथ में ही हूँ। माँ उसको फिर से समझाती है कि उसको अलग हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानती। माँ शायद उसको मना भी लेती, लेकिन जनवरी 2020 में माँ की मौत हो जाती है। श्रद्धा अपने घर पालघर आती है और जो भी क्रियाक्रम होता है उसमें हिस्सा लेती है, उसमें शामिल होती है। उसके बाद वो वापस लौट जाती है। इसी बीच श्रद्धा की अपने पिता से कुल 2 बार बातचीत होती है। उसके पिता ने उसको समझाया कि वापस आ जाओ, आफ्ताब के साथ में तुम्हारा रहना ठीक नहीं है। उस दौरान वो बताती भी है कि वो आफ्ताब के साथ में है, आफ्ताब उससे मारपीट करता है। पिता उसे समझाता भी है कि तुम्हें वापस आ जाना चाहिए, आफ्ताब से अलग हो जाना चाहिए, लेकिन श्रद्धा फिर कहती है कि नहीं, उसने मारपीट एक बार की थी, लेकिन बाद में माफ़ी मांग ली, अब सब ठीक है, मैं वापस नहीं आऊँगी, मैं उसी के साथ में रहूँगी। अब वहाँ मुंबई में वो दोनों रह रहे हैं। इधर 2 बार पिता ने बात की और उसके बाद में पिता से बातचीत भी बंद हो गई। भाई है, उससे भी बातचीत बंद है। बेटी मुंबई में है, किसी के साथ में लिव इन में रह रही है। भाई अलग है, बाप अलग है, लेकिन उन लोगों से बातचीत भी नहीं है। लेकिन श्रद्धा के कुछ दोस्त हैं, उनके नंबर भाई के पास भी हैं और बाप के पास भी हैं। तो आखिर भाई हैं, बाप हैं और उनकी बहन है, बेटी है, तो वो किसी न किसी बहाने उनके दोस्तों से अपनी बेटी का हाल चाल पूछ ही लिया करते थे, कभी महीने में, कभी 15 दिन में। इसके अलावा भी बेटी के नंबर क्योंकि उनके पास में थे, सोशल मीडिया अकाउंट था, तो कभी व्हाट्सएप पे डीपी चेक कर लिया या व्हाट्सएप पे स्टेटस चेक कर लिया, फेसबुक पर अपडेट देख ली, तो ये तसल्ली कर लिया करते थे कि हाँ सब कुछ ठीक है। कहीं घूमने जाती तो बेटी फ़ोटो डालती थी, फेसबुक पर भी पोस्ट डालती थी, तो ये चलता रहता था और वो मान लेते थे कि बेटी खैरियत से है। इधर श्रद्धा और आफ्ताब के साथ में इधर श्रद्धा आफ्ताब के साथ है और अब धीरे धीरे आफ्ताब के परिवार को भी पता चल जाता है कि आफ्ताब के साथ में कोई लड़की है, वो लड़की के साथ में रहता है और वो किसी दूसरे धर्म की है। तो इधर आफ्ताब के परिवार वाले भी विरोध करते हैं। दोनों के परिवार रिश्तेदारों से ये दोनों परेशान हैं, तो आपस में सोचते हैं कि क्यों ना शहर बदल दिया जाए। तो वो दिल्ली जाने की सोचते हैं। वो सोचते हैं, उनके जो दोस्त होते हैं उनसे बातचीत करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दिल्ली में नौकरी भी मिल जाएगी और उनके जो
परिवार वाले हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनसे वो दूर अलग आराम से रहेंगे। तो यही सब सोच के 8 मई 2022 को आफताब और श्रद्धा ट्रेन से दिल्ली आते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद में पहली रात को वो पहाड़गंज की एक होटल में रूम लेते हैं, वहीं रुकते हैं। अगले दिन, दूसरे दिन सुबह दूसरे इलाके में जाते हैं, सैजुल्ला जो कि साउथ दिल्ली में है। वहाँ पर एक होटल में किराए पर लेते हैं, मतलब दूसरी होटल किराए पर लेते हैं और वो वहीं पर रुकते हैं। 10 मई को छतरपुर, जहाँ उनका एक दोस्त रहता है, दोनों का एक कॉमन दोस्त है जो कि दिल्ली का ही एक एरिया है छतरपुर, वहाँ पर उसके घर जाते हैं, वो वहाँ पर रुकते हैं। उनका दोस्त कहता है कि तुम यहीं पर अपने लिए कोई मकान देख लो और वहीं पर रह लो। तो उसके बाद में वो वहीं पर मकान देखते हैं और हाउस नंबर 93/1 छतरपुर, वो वहाँ पर किराए का घर लेते हैं और उस किराए के घर में शिफ्ट हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी बसाना शुरू करते हैं। 10 मई के बाद 12-13 मई की बात है, दोनों उस घर में रहने लगते हैं। अब इधर श्रद्धा कहती है कि हम दोनों को साथ रहते रहते 3 साल हो गए हैं, हमें शादी कर लेनी चाहिए। ये शादी की बात उनके बीच में हमेशा चलती रहती थी, लेकिन आफताब उस शादी की बात को हमेशा टालता रहता था। आफताब हमेशा यही कहता कि हमारे बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है, शादी की क्या ज़रूरत है। इस बात को लेकर झगड़ा भी होता था और सुलझ भी जाता था। दिल्ली आए उन्हें करीब 10 दिन हुए थे और इस 10 दिनों में उन्होंने अपना घर शिफ्ट कर लिया था। अब इनके बीच में फिर से इसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है और फिर आती है 18 मई की तारीख। लेकिन उस 18 मई की कहानी मैं आपको आगे सुनाऊं, उसके पहले कुछ अपन आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपको कुछ आगे की कहानी सुनाता हूं कि दोनों दिल्ली आ गए हैं, 8 मई को पहुंचे हैं, होटल में रहे, दोस्तों के साथ रहे, छतरपुर में घर ले लिया। मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर बीत गया। अब इधर जो एक बाप और एक भाई जो सोशल मीडिया से अपनी बेटी और बहन की खैरियत जान लेते थे, वो अपडेट पिछले कुछ वक्त से बंद हो गया था। तो पिता ने कुछ दोस्तों को कॉल किया, तो दोस्तों ने कहा कि वो दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं और वहीं नौकरी करेंगे। तो पिता ने सोचा कि चलो ठीक है, मतलब दिल्ली पहुँचे हैं तो खैरियत से हैं, शायद है कि किसी वजह से अपडेट नहीं कर पा रहे हों। एक दोस्त ने ये भी बता दिया कि छतरपुर में मकान किराए पर लिया है और उन्हें एड्रेस नहीं पता है, लेकिन छतरपुर के अंदर मकान किराए पर लेकर वो रह रहे हैं। सितंबर का महीना आता है और सितंबर के महीने में श्रद्धा का एक दोस्त श्रद्धा के भाई को फ़ोन करता है और वो कहता है कि पिछले 2-2.5 महीने से श्रद्धा को वो बराबर कॉल लगा रहा है, हर 2-3 दिन के अंदर वो कॉल करता है, लेकिन श्रद्धा का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। क्या उसने नंबर बदल दिया है? और अगर उसके पास में उसका कोई नया नंबर हो तो उसको बता दो। तो उसका भाई बताता है कि नहीं, उसके पास में तो वही उसका पुराना नंबर है और उसने भी उस पर कॉल किया लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है। भाई थोड़ा सा घबराता है, वो पिता को बताता है। पिता उस दोस्त से बात करता है कि तुम्हारी कब उससे बात हुई? तो दोस्त कहता है कि मेरी हर 2-4 दिन में उससे बात हो जाती थी, लेकिन पिछले करीब 2-2.5 महीने से उससे बात नहीं हुई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पिता श्रद्धा के कुछ और दोस्तों को फ़ोन करते हैं, तो उनसे भी यही जवाब मिलता है कि 2-2.5 महीने से उससे बात नहीं हुई। पिता को टेंशन होती है, पिता घबरा जाते हैं और कुछ अनहोनी की आशंका के चलते वो पिता अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट वो लोकल पुलिस थाने में, पालघर का जो लोकल पुलिस थाना है वहाँ पर लिखा देते हैं कि उनकी बेटी गुम हो गई है और उन्हें
शायद है कि कहीं डर है कि कहीं उसका किडनैप ना हो गया हो या उसके साथ में कोई अनहोनी ना घटी हो। साथ में वो ये भी बताते हैं कि मई महीने में वो दिल्ली के छतरपुर गई थी, वहाँ पर थी और उसके बाद से उसका मोबाइल बंद आ रहा है। तो जो पालघर पुलिस थाने वाले थे उन्होंने कहा कि देखिए आपकी बेटी दिल्ली में रहती है तो ये केस दिल्ली पुलिस का है, छतरपुर बहरौली थाने में पड़ता है और ये वहीं का केस है, हम इस केस को वहीं पर ट्रांसफ़र कर देते हैं और पालघर थाने से ही वो केस शिफ्ट करके महरौली दिल्ली में शिफ्ट कर देते हैं। अब श्रद्धा के पिता दिल्ली पहुंचते हैं। 9 नवंबर की ये बात है, अभी जो 9 नवंबर गया 2022, तो 9 नवंबर को वो महरौली के थाने में पहुंचते हैं और बताते हैं कि मेरी बेटी गायब है, यहाँ पर रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस पूरा डिटेल लेती है, तस्वीर लेती है और फिर सारी बातें पूछती है। पिता उनको आफताब के बारे में भी बताते हैं और आफताब का भी नंबर वो कहीं से लेकर उनको दे देते हैं। पुलिस मकान का एड्रेस क्योंकि उनको पता नहीं होता है, लेकिन आफताब का नंबर आ जाता है तो उस नंबर को एड्रेस करके और उसको सर्विलांस पे डालकर आफताब के घर बहरहाल जो महरौली की पुलिस है, दिल्ली पुलिस, वो पहुंच जाती है। आफताब घर में ही था। पुलिस आफताब से पूछताछ करती है और पूछती है कि श्रद्धा कहाँ है। आफताब बताता है कि वो तो यहाँ से चली गई, 18 मई को हमारे बीच में झगड़ा हुआ था और उसी दिन वो अपना सामान लेकर चली गई। उसके बाद मैंने उसको कॉल किया लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। काफ़ी कोशिश की लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद मैंने उससे बात करनी बंद कर दी क्योंकि 1-2 बार मैंने कोशिश की, उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। उसके बाद में मैंने उसको ढूंढने की कोशिश भी नहीं की और बात भी नहीं की। तो पुलिस ने पूछा कि झगड़ा क्यों हुआ, तो उसने बताया कि वो शादी की बात को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। पुलिस ने आफताब का मोबाइल चेक किया तो उसमें श्रद्धा का जो मोबाइल था वो 18 मई से ही बंद आ रहा था और आफताब ने 18 मई के बाद में श्रद्धा को कभी कॉल करने की कोशिश ही नहीं की, जबकि उसने बताया था कि उसने बाद में ये कोशिश की। अब पुलिस को शक होता है। आफताब कई बार अपने बयान भी बदलता रहता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बताता है, कभी अपने ही बयान से पलट जाता है। उसके बाद पुलिस आफताब को महरौली थाने ले जाती है और फिर जिस तसल्ली से पुलिस पूछताछ करती है उसी तसल्ली से आफताब से पुलिस पूछताछ करती है। उसके बाद में जो कहानी उसने सुनाई वो ऐसी कहानी थी कि 2 करोड़ की इस आबादी वाले शहर दिल्ली में 90,000 पुलिस की मौजूदगी में ऐसी कहानी न कभी सुनी और न ही कभी सुनाई गई। एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, हैवानियत की इंतहा कर देने वाली कहानी। उसने जो कहानी सुनाई वो ये कि दिल्ली आए हुए उसे 10 दिन हो चुके थे। छतरपुर आया और यहाँ पर किराए का घर ले लिया। 18 मई की रात को खाना खाने के बाद उनके बीच में शादी को लेकर बहस हुई और वो शादी की बात को टालता रहा, लेकिन वो शादी की बात पर श्रद्धा अड़ी रही। हमारे बीच में झगड़ा हो गया, मुझे बहुत तेज गुस्सा आया और इसी गुस्से में मैंने उसका गला जोर से पकड़ लिया और उसे तब तक दबाता रहा जब तक कि उसकी सांसें नहीं टूट गई और आखिरकार उसकी सांसें रुक गई। श्रद्धा मर चुकी थी। आफताब कत्ल करने के बाद उसी कमरे में आराम से बैठता है, सोचता है कि अब आगे क्या करना है। मई का महीना है, दिल्ली में उमस और गर्मी है और इसी सारे कमरे में सोचते सोचते आफताब वहीं सो जाता है, उसी कमरे में जहां उसने श्रद्धा का कत्ल किया है। पास में श्रद्धा की लाश पड़ी है, वो आराम से नींद निकालता है। अगले दिन
सुबह उठता है और घर को लॉक करता है। अंदर श्रद्धा की लाश पड़ी है। वो बाज़ार जाता है। बाज़ार से एक तिलक इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, वहाँ से एक बड़ा डबल डोर का फ्रिज खरीदता है। दूसरी दुकान से एक आरी खरीदता है। तीसरी दुकान से पॉलीथीन बैग खरीदता है। एक पीठ पे लटकाने वाला बैग खरीदता है और घर की तरफ आ जाता है। दोपहर तक घर आता है सारा सामान लेकर। उसके बाद वो श्रद्धा की लाश को लेकर बाथरूम में जाता है। श्रद्धा की लाश के टुकड़े टुकड़े करता है। आफताब श्रद्धा की लाश के छोटे छोटे टुकड़ों में काटता जाता है और पॉलीथीन की थैलियों में पैक करता जाता है। एक ही दिन में उससे पूरी लाश टुकड़े नहीं हुई, तो उसने जितनी लाश कटी उसके उतने टुकड़े पॉलीथीन के में पैक किए और बाकी की जो बची हुई जो लाश थी आधी अधूरी, उस लाश को भी उसने फ्रिज में जैसे तैसे घुसा दिया। मई का महीना था, लाश में बदबू ना आए इसलिए आधी अधूरी काट कर उसने फ्रिज में घुसा दिया था, लेकिन फिर भी लाश को 24 घंटे हो गए थे, इसलिए बदबू फैली तो उसने रूम फ्रेशनर छिड़क दिया, खुशबू लगा दी। उसके बाद बाथरूम में गया, बाथरूम धोया, साफ सफाई की, ज़ोमैटो से खाना ऑर्डर किया, खाना खाया। उसी फ्रिज में पानी रखा हुआ था, पानी निकाला, पानी पिया और सो गया। रात करीब 2 बजे, 19 मई की रात है ये, 2 बजे उठता है। फ्रिज से लाश के कुछ टुकड़े निकालता है, अपने बैग में डालता है, कमर पर लटकाता है, घर को लॉक करता है और निकल जाता है पैदल। पैदल चलने के बाद थोड़ी दूर ही मेहरौली का जंगल शुरू होता है। रास्ते में कुछ लोग भी उसको मिलते हैं, लेकिन कोई पूछताछ नहीं करता। जंगल में जाता है, बैग से पॉलीथीन निकाल कर उछाल कर फेंक देता है। कोई टुकड़ा कहाँ फेंक देता है, कोई टुकड़ा कहाँ फेंक देता है। वापस घर आया, फ्रिज से, उसी फ्रिज से पानी निकाला, पिया, सो गया। अगले दिन फिर सुबह उठता है, फ्रिज से दूध निकालता है, चाय बनाता है, पीता है और फ्रिज में जो बची हुई लाश उसने जैसे तैसे फिट कर दी थी उसको फिर से निकालता है। बाथरूम में बैठकर उसको फिर टुकड़े टुकड़े करने लग जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े करके पॉलीथीन में भरता है और फ्रिज में रख देता है। रात के 2 बजने का फिर इंतज़ार करता है। रात के 2 बजते हैं, फिर कुछ टुकड़े बैग में भरता है। इस बार मेहरौली के जंगल के अलावा वो दूसरी जगह तलाश करता है। सुनसान जगह देखता है, टुकड़ों को उछाल देता है, फिर घर आ जाता है, पानी पीता है, सो जाता है। 19 मई से 5 जून तक ये सिलसिला लगातार जारी रहता है। इस बीच वो तमाम ऐसे नॉर्मल काम करता है जैसे कि उसकी ज़िंदगी के अंदर कुछ हुआ ही ना हो। श्रद्धा की लाश की पहली किश्त उसने 19 मई को और आखिरी किश्त 5 जून को फेंकी। हर रोज़ वक्त चुनता था रात के 2 बजे। रात के 2 बजे बेखौफ निकलता, हर टुकड़े को अलग अलग जगह फेंकता। कभी अगर कहीं कोई टुकड़ा मिल भी जाए तो पहचान ना हो। बेखौफ, कभी किसी ने उससे पूछताछ नहीं की। वो 19 मई से 5 जून तक श्रद्धा के टुकड़ों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंकता रहा। वापस आकर ऐसे ही आराम से सोता रहा। 5 जून को जब आखिरी किश्त फेंकी तो उसने उसी फ्रिज को साफ किया और उसी घर में वो आराम से रहने लगा। उसका हौसला इतना कि उसको यकीन था कि कभी पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए उसने उस फ्रिज को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया, क्योंकि पढ़ा लिखा था। उसको पता था कि फॉरेंसिक एविडेंस इस फ्रिज से कलेक्ट हो सकते हैं,
लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट और बेखौफ होना। वो आराम से उसी घर में रहता रहा। 6 महीने बीत गए। 18 मई को कत्ल किया था और 13 नवंबर तक किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। इस शख्स ने 6 महीने में अपने घर में एक लड़की का कत्ल करता है, उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करता है और पूरी दिल्ली में इधर उधर फेंकता है और आराम से रहता है। लोग तो छोड़िए, पुलिस वालों तक को भनक नहीं लगी। एक पिता को जब बेटी का मोबाइल बंद मिला तो उसने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने जांच की तो ये सारा खुलासा हुआ। अब पुलिस उसको लेकर हर जगह जा रही है। जहां उसने लाश के टुकड़ों को फेंका था वहां से कलेक्ट कर रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि 6 महीने गुजर चुके हैं। जब लाश फेंकी थी मई का महीना था। मई, जून, जुलाई भयंकर गर्मी होती है और ऐसी जगह फेंका जहां जंगली जानवर भी होते हैं। उन टुकड़ों का मिलना मुश्किल है। हालांकि कुछ टुकड़े मिले हैं, कुछ हड्डियां मिले हैं। फॉरेंसिक जांच हो रही है, जांच चल रही है, पुलिस पूछताछ कर रही है और भी कई खुलासे होंगे। अब यहाँ कुछ बातें हैं। हमेशा माँ बाप कहते हैं बच्चों से कि हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। तो अगर माँ बाप की बातें बच्चे कभी सुन लें तो कुछ ऐसी अनहोनी होने से रुक जाए। और दूसरी एक बात कि अक्सर इस तरह की वारदातें जब होती हैं, अक्सर हम जब क्राइम इस तरह के देखते हैं टीवी में, तो हमने देखा है कि रिश्तों के बिगड़ने से ऐसी वारदातें होती हैं। तो जब दो इंसान एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ वो दोनों अपनी मर्ज़ी से होते हैं, दोनों अपनी मर्ज़ी से ये फैसला लेते हैं कि हमें अब साथ में रहना है, शादी करनी है, नहीं करनी है। तो अगर ये रिश्ता साथ में रहने के बाद में ये लगे कि ये रिश्ता नहीं चल रहा है, आपस में झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, दोनों के रिश्ते आगे अच्छे नहीं चल पा रहे हैं, तो जिस खूबसूरती से आपने ये रिश्ता शुरू किया था, उसी सुकून से, शांति से, अपनी मर्जी से जो रिश्ता शुरू किया था, तो अपनी ही मर्जी से क्या अलग नहीं हो सकते? आखिर जान लेने की क्यों नौबत आनी चाहिए? इस केस में अगर श्रद्धा शादी के लिए दबाव बना रही थी तो आफताब उसको मना कर देता कि नहीं करता शादी, चाहे जो हो कर ले, कानून वगैरह वगैरह जो भी हो वो देखा जाता। लेकिन जान लेने का हक तो कोई किसी को नहीं देता। और जान लेने की बात आखिर पहुंच कैसे जाती है? और उसके बाद भी इतनी बेदर्दी से उसको, उसकी लाश को ठिकाने लगाना, जिसके साथ आप 3-4 साल से रहे हो, जिसके साथ आपने प्यार किया, कैसे एक इंसान को, उस इंसान को आप मार दें, इस बेरहमी से उसका हश्र करें, ये सोच से भी परे की चीज़ है। ऐसा कोई सोच भी कैसे सकता है? लेकिन फिर भी हमारे आसपास, देश में, दुनिया में ऐसी वारदातें होती रहती हैं। मैंने आपको जो कहानी सुनाई, आपने सुनी। सोचो उस पिता पर, उस भाई पर, उसके दोस्तों पर क्या गुजरेगी जब उन्हें इस केस से जुड़ी एक एक सच्चाई से फिर से रूबरू होना पड़ेगा। जब कोर्ट रूम में उसका ट्रायल चलेगा, जब सारी बातें एक एक करके फिर से दोहराई जाएंगी, भाई के सामने, पिता के सामने, क्या हाल होगा उनका, ये सोच कर भी सिहरन दौड़ जाती है। लेकिन ये जो वारदात है, इस वारदात के बाद में जो सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है, और ऐसी वारदातें जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर जाती हैं लॉ एंड ऑर्डर पर। जो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि एक युवक ठीक रात की 2 बजे दिल्ली जैसे शहर की सड़कों पर निकलता है, कोई पूछताछ करने वाला नहीं, 90,000 पुलिस में से कोई उससे पूछताछ नहीं करता है, और
18 दिन तक लगातार वो ठीक रात की 2 बजे निकलता है, लाश के टुकड़ों को अपने बैग में डालकर और दिल्ली के आसपास के जंगलों में फेंक देता है। उससे कोई पूछताछ करने वाला नहीं, और वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। तो कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर?